हिंदुओं ने कभी भी गरीबी को कंडेम नहीं किया, लेकिन गरीबी को सेलिब्रेट नहीं किया है। अंग्रेजों ने कैसे हमारे गुरुकुल सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया, वो ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की पुस्तक, उसका भी हमने समझ दिया है। आजकल अमेरिका में क्रिटिकल थ्योरी के बाद बच्चे पढ़कर अब अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने को जस्टिफाई भी करते हैं। व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका क्यों पीछे जा रहा है? तो बिल गेट्स कहता है, बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर्स, है ना। मैं बिल गेट्स को अमेरिका का रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। सर्वे विद्या राजधने सुक्ता, सर्वे लोका राजधर्म प्रतिष्ठा, सर्वे धर्मा राजधने प्रधान यथा सर्वे पदा हस्तिपती नहीं बनना, है ना। नमस्कार, महाएमटीव्ही मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी ओमकार मुळे, कॅमेरावर रिद्धेश कदम आणि आर्य मांजरेकर. आज आपल्यासोबत वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक स्वामी विज्ञानानंदजी आहेत. स्वामीजींचं एक पुस्तक द हिंदू मॅनिफेस्टो हे लवकरच आपल्या भेटीला येणार आहे. दिनांक 26 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीमध्ये याचं प्रकाशन होणार असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांच्या शुभ हस्ते पुस्तक प्रकाशित होणार आहे. तर या पुस्तकाविषयी नेमकी माहिती काय आणि पुस्तक संकल्पनेमागचं त्यांचं पुस्तक निर्माण करण्यामागे त्यांची नेमकी संकल्पना काय जाणून घेऊया त्यांच्याकडून. नमस्कार स्वामीजी. नमस्ते. महाएमटीवी में आपका स्वागत. पुस्तक लिखने के पीछे आपकी क्या संकल्पना थी और आज के हिंदू ने ये क्यों पढ़नी चाहिए, ऐसे आपको लगता है? तो क्या है, जब मैं शास्त्रों को पढ़ रहा था, गुरुकुल में अध्ययन के समय शास्त्रों को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि शास्त्रों में जो ज्ञान है, नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है, आज के समाज के लिए भी बहुत कंटेम्पररी है ना। अच्छा। प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। जैसे इकोनॉमी के बारे में क्या सोच है शास्त्र का, वेल्थ क्रिएशन, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, वैसी डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, शिक्षा, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, लीडर, हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका ये सब कंटेम्पररी चीज है ना। तो हमने देखा कि इन सब चीजों को जो ज्ञान है अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग है, उसको एक जगह आज के दृष्टि से स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको प्रेजेंट करने की, जिससे कि ये जो शास्त्रों का नॉलेज है आज भी कितना प्रासंगिक है और इसको यूज करे आज भी व्यक्ति, समाज, राज्य, राष्ट्र और सिविलाइजेशन एज ए होल सब अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कि हम हिंदू कहते हैं तो हिंदू का ऐसा थॉट जो सबके लिए यूजफुल एप्लीकेबल है, उसी को लिखने का उद्देश्य था और उसको हमने स्ट्रक्चर्ड तरीके से डाला है। अच्छा। जैसे पूर्वजों का परंपरा क्या, ऋषियों की परंपरा था, सूत्र रूप में लिखते थे, तो हमने शास्त्रों से 8 सूत्र निकाले हैं। अच्छा। तो 4 सूत्र है ना सिविलाइजेशन, इसको कहता हूं मैं, ये जो 4 सूत्र है ना प्रारंभिक फाउंडेशनल सूत्र है। इसमें पहला सूत्र है धर्म से मूलम अर्थ, ये कौटिल्य सूत्र है। इसका हमने लिखा है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। हिंदू क्या क्या चाहता, सभी लोग संपन्न हो। हमने हिंदुओं ने कभी भी गरीबी को कंडेम नहीं किया, लेकिन गरीबी को सेलिब्रेट नहीं किया है। अब समाज को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए क्या चीज है आवश्यक, पहला चीज समाज को उसको अनुभव करना होगा कि वेल्थ का क्या महत्व है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या क्या फैक्टर है ना। जैसे स्टेट का रोल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, बिजनेसमैन का रोल क्या है, बिजनेसमैन के ऊपर टैक्सेशन क्या होना चाहिए, उसको क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। अब देखो इन सब चीजों को उसमें लिखा है ना। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, आज भी रिलेवेंट है, कहता है न अकर्मणी बशामी, लक्ष्मी कहती है मैं आलसी के घर में नहीं रहती है ना, मैं उद्योगी पुरुषार्थी उसके घर में रहती है ना। फिर कहता है सत्वम ही मूलम अर्थस्य, वेल्थ क्रिएट कौन करता है, जो करेजियस है, रिस्क लेता है ना, ये इसके है वेल्थ क्रिएशन का मूल मंत्र ना। ये आज देखो मॉडर्न मैनेजमेंट में सब यही तो पढ़ाते हैं। टैक्सेशन के बाद में क्या कहते हैं, टैक्सेशन कैसे लगाओ, रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या कॉस्ट है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या उपयोग हुआ है, सेल एंड परचेज देखो, बिजनेसमैन का सर्वाइवल देखिए, इन सब चीजों को करते हुए टैक्सेशन लगाना चाहिए ना। ये सब चीजें इसमें सब दिया हुआ है, तो ये आज भी रिलेवेंट एज इट इज ना। कहता है कि इसेंशियल कमोडिटी के ऊपर कम टैक्स लगाना चाहिए, लग्जरी चीजों पर अधिक लगाना चाहिए, तो इन सब चीजों का सब आज भी रिलेवेंट है ना। अब ये पहला चैप्टर में दिया है। फिर उसके साथ हमने कहा, लोग पूछेंगे अरे हिंदू आप लोग बहुत सारी बातें करते हो प्रॉस्पेरिटी की, लेकिन आप तो गरीब हो गए थे। तब ये दिया हमने 2 पुस्तक है, केस फॉर इंडिया विल ड्यूरा का, अच्छा, और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम है आरसी दत्त का, उसका हमने समरी दिया कि कैसे अंग्रेजों ने लूटा है, ये अपेंडिक्स में दिया है।
दूसरा सूत्र है शत्रुंजय प्रजारक्षे महाभारत का है कि किसी भी देश इकोनॉमिकली प्रॉस्परस तो अब आपको अपने डिफेंस सिक्योरिटी भी मजबूत करना। डिफेंस का अर्थ है शत्रुंजय, शत्रु को पराजित करने की क्षमता, केवल अपने डिफेंस की क्षमता नहीं, शत्रु को पराजित करने की क्षमता। ऐसा डिफेंस होना चाहिए कि शत्रु को पराजित करने की क्षमता हमारा विकसित होना चाहिए और अपनी जनता की रक्षा कर सके। उसमें आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कमांडर इन चीफ कैसे होने चाहिए, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, कमांडर से उनका क्या क्वालिफिकेशन है, सोल्जर कैसे होने चाहिए, फिजिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, आपका आर्मामेंट कैसा होना चाहिए, आर्मामेंट्स का स्टॉक पाइल क्या होना चाहिए, है ना, जिसको स्टोरेज कह सकते हैं। फिर स्टोरेज के बारे में बोला किस तरह से स्टोरेज करो, या ऐसे ऐसे शस्त्र का स्टोरेज करने से लाभकारी, नहीं तो फिर विस्फोट होगा, विनाशकारी भी हो सकता है। आपका इंटेलिजेंस का बात किया उसको, फिर सैलरी, सोल्जर की सैलरी देने की बात किया, रिवार्ड्स की बात की, इसका भी हमने सारा डिटेल दिया है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी दिया है। साथ साथ अब फिर चर्चा करेंगे कि भाई आपने इतनी बातें कर दी लेकिन आप तो अंग्रेज विदेशियों से हार गए। इस पर भी हमने 2 अपेंडिक्स लिखे हैं ना, कि हम मुगलों से या तुर्कों से इसलिए हार गए, इसलिए कि हम शक्तिशाली कमजोर या कम शक्तिशाली थे। हम इसलिए हार गए कि उनके जैसा धूर्त नहीं थे। वो लोग हमसे कोई ताकत से, बल से नहीं जीते हैं, वो हमें धूर्तता से जीते हैं। तो इसका एक पीएचडी थीसिस है राम गोपाल मिश्रा की, इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर, और सीताराम गोयल जी की हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर, उसका हमने समरी दिया है उसमें। तीसरा पुस्तक सूत्र है नास्ति विद्या समम चक्षु, महाभारत का है। अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, है ना, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए, सबको सुलभ होनी चाहिए ना, और सभी प्रकार की शिक्षा, केवल रिलीजियस नहीं, सभी प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। और शिक्षा मिलने के बाद उनका एम्प्लॉयमेंट का भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये देने के बाद फिर हमने दिया है कि कहेंगे कि हमारा देश कैसे इलिटरेट बन गया, है ना, अंग्रेजों ने कैसे हमारे गुरुकुल सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया। वो ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल जी की पुस्तक, उसका भी हमने समरी दिया है। चौथा सूत्र है अविश्रम लोकतंत्राधिकार, ये शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। देखो कितना अच्छा है कि जब गौतमी जो ऋषि कणु की पत्नी थी और ब्रह्मचारी शकुंतला लेकर दुष्यंत के दरबार में जाते हैं, तो दुष्यंत से कि जैसे दरबार में पहुंचते हैं, जो उनका कंचुकी या रिसेप्शन जो भी होगी, वो बोलती है आप तो अभी अभी आए हैं, राजा का दरबार उठ गया, कोर्ट ओवर हो गया ना, राजा विश्राम करने के लिए गया। फिर खुद बोलते नहीं, अब इसमें लोकतंत्र अधिकार, आपका अधिकार है, लोक कार्य में राजा का कोई विश्राम नहीं होता, वो राजा आएगा, है ना। तो इस चीज को मैंने दिया कि हमारे डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। उसमें दिया हेड ऑफ स्टेट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिस्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, हमारा पॉलिटिक्स का क्या महत्व है, हमें हिंदुओं को सबको पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण, उससे भागना नहीं चाहिए। हमने कहा मंथा सिंड्रोम है ना, कोई नहीं हूं ही हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए उससे बाहर निकलना चाहिए, है ना। मंत्रा कहती, मंत्रा क्या, दासी है, सेविका है ना, कि जब भगवान राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है, वो कैकेयी के पास दौड़ के जाती है कि अरे राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो कैकेयी बहुत खुश होकर कंगन निकाल कर उसको देती है ना। तो बोलती है मंत्रा की कोई नृप होई हमें क्या हानि, मूर्ख मूढ़े तुझे पता नहीं है कि राम का राज्याभिषेक है, भरत का, उस मेरी स्थिति नहीं बदलने वाली, तुम्हारा बदल जाएगा। तो ये क्या दास मेंटलिटी है। हमने दिया महाभारत का, सर्वे विद्या राजधर्म युक्ता, सर्वे लोका राजधर्म प्रतिष्ठा, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधान यथा सर्वे पदा हस्तिपति निभंगना, है ना, कि सभी विद्या में राजधर्म युक्त है, सभी लोगों में राजधर्म प्रविष्ट है, ऐसा कोई भी जगह खाली नहीं है, सभी धर्म में प्रधान के सबको रेगुलेट मॉनिटर कंट्रोल करता है, इसलिए सब धर्म में प्रधान है। हिंदुओं को इस चीज के ऊपर अपनी मास्टरी होनी चाहिए। मैं तो दुनिया भर की बकाता, हिंदू जहां भी जाए उनको राजनीति में सक्रिय होकर के डिसीजन मेकिंग में रहना चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू, है ना। तो इसका ये पूरा चैप्टर है। फिर इसका हमने अपेंडिक्स लिखा है कि हमारे राजा का इलेक्शन कैसे होता था। अच्छा, राजा हेरिडिटरी नहीं होता, राजा का भी इलेक्शन होता था, उसका भी सैलरी बंदा होता था। वो राजा अपने आप निर्णय कुछ नहीं कर सकता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना निर्णय नहीं दे सकता, उसका सब हमने सब दिया है। तो ये 4 चीज है ना,
किसी भी देश समाज को चलाने के लिए 4 फाउंडेशनल चीज है, इकोनॉमी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, डेमोक्रेसी। ये फाउंडेशनल सूत्र है। फिर 4 सिविलाइजेशन सूत्र जो सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाना था। उसमें पहला सूत्र है अग्रेति युति हरियाणा, ऋग्वेद का है कि हाईएस्ट रेस्पेक्ट वीमेन। किसी भी सिविलाइजेशन, संस्कृति, सभ्यता को आप कैसे मेजर करते हैं कि आप वहां महिलाओं को कैसे इज्जत या रेस्पेक्ट देते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व करते हैं, है ना, उनकी शिक्षा में कैसी व्यवस्था करते हैं। तो महाभारत में बहुत ही अच्छा है ना। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि पांडव इतना धर्म कैसे करते हैं, तो द्रौपदी कहती मैं इनके राज्य का अकाउंट और फाइनेंस दोनों मैनेज करती, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करती, इसलिए उनको समय मिलता है। इसका अर्थ क्यों, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है ना। तो और महिलाओं को इस तरह के हर चीज में रेस्पेक्ट की बात का है, किसी भी स्थिति में महिलाओं का हत्या नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्या गोल्ड स्टैंडर्ड लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहता है कि अगर किसी तुम्हारे राज्य की सुंदर महिला युवती आभूषण से पहनी हुई अकेले घूम रही हो निर्भय, तब मानो कि राज्य की अच्छी व्यवस्था है। इससे मेजर किया ना, देखो। तो ये सब चीज हम उसके अंदर लिखे हैं। और हमने ये भी दिया, बहुत सारे लोग कहते नहीं महिलाओं को हमारे यहाँ शास्त्रों में अधिकार नहीं था। मैं तो ऋग्वेद में 28 ऋषियों का, महिला ऋषियों का वर्णन है। उन महिला ऋषियों के 25 महिला ऋषियों का पूरा मंत्र हमने वहां पर दिया है। जब महिला हमारे ऋषि हो सकती हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेशन की कहां हमारे यहाँ बात है। इसलिए कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। विवाह में भी महिलाओं का पूर्ण स्वतंत्रता है, स्वयंवर में भी पूर्ण स्वतंत्रता, हर जगह पर है उनकी स्वतंत्रता। ये हमने उसमें सब दिया है। और छठा जो हमने सूत्र है एक वर्णस तदा लोके, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम की बात किया है। यानी ये महाभारत के नहुसंवाद का है। जब जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं आदि काल में कोई वर्ण नहीं था, अभी वर्ण जाति हो गया, लेकिन भविष्य में कोई जाति वर्ण नहीं रहेगा। इसको हमने बड़े शास्त्रीय तरीके से एक्सप्लेन किया कि वर्ण का अर्थ होता है कलर नहीं होता है, और जाति में वर्ण का अर्थ वंस हु एक्सेप्ट, प्रिणोति वर्ण, आप एक्सेप्ट करते हो। यानी हम डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब मिलकर एक प्रोफेशनल अलग अलग ग्रुपिंग है ना, एसोसिएशन, ये मिलकर के एक बड़े ग्रुपिंग, प्रोफेशनल ग्रुपिंग में हम चले जाते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड वर्ण, है ना। फिर जाति क्या है हमारा, जात्यंता बंधुत्व अर्थ में जाति बनता है ना। इसलिए बांग्लादेश जातीय पार्टी है ना। देखो ताम्रलिप्ति जातीय सरकार, यानी हमारा जातीय नेशनलहुड में कहा गया है, ब्रदरहुड में, इसलिए हिंदी में कहा जाता बिरादरी बोला जाता है ना। हमने उसका ये भी मिसकंसेप्शन को दूर किया कि क्या शास्त्र में क्या है, आकृति जाति लिंगाख्या, आकृति से जाति मानी जाती है, जन्म से जाति नहीं। लेकिन क्या है कि जैसे गौ बोला तो गौ की आकृति इमेज बनता है ना, 4 पैर, सिंग हम ये है। फिर आकृति जाति लिंगाख्या। अगला सूत्र समान प्रसवात्मिका जाति। यहाँ गलती क्या हुआ है, समान प्रसवात्मिका जाति, प्रसव से समान रूप से प्रसव हो उसको जाति मानते हैं ना। लोगों ने प्रसव से बाय बर्थ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं। शास्त्र का समानम बुद्धिया प्रसूयते, बुद्धि में जिसका प्रसव होता है, यानी गाय कहते ही गाय का इमेज आपके बुद्धि में होता है, वो उसकी जाति का पता चलता है ना। इसलिए इसको मैंने बहुत एक्सप्लेन किया शास्त्र दृष्टि से। फिर हमने कहा हमारे यहाँ तो जाति जो है आकृति जाति लिंगाख्यान है ना, के बाद है जातीय प्राणन, पाणिनि का सूत्र है जातीय प्राणन। अब प्राणियों की भी जाति होती है, मनुष्यों जानवरों की जाति नहीं, अब प्राणियों की भी जाति है। इसलिए बर्थ से इसका संबंध नहीं कहते। धाना खाने की चीज है उस समय का उदाहरण, या रसगुल्ला, या कह सकते आज के जमाने में रसगुल्ला या काला जामुन एक तरह की चीज है ना। तो ऐसे कहते धाना सस्कुली, आरा सस्ते, दोनों काटने वाले, इसलिए उनकी एक जाति है। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया। फिर हमने ये भी दिया है कि गड़बड़ी कहाँ हुआ। हमारा संस्कृत में शब्द ज्ञाति, गुजरात में आज भी ज्ञाति का प्रयोग होता है। ज्ञाति में कुल वंश को बोलते हैं, लेकिन वो कुल वंश को लोगों ने जाति में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ज्ञाति और जाति में बहुत अंतर नहीं है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ साथ हमने देखा कि जो नैरेटिव हमारे यहाँ शास्त्रों में चलता है, लोगों में कहता है कि कर्ण के साथ भेदभाव हुआ भाई, ये हमने उसका प्रमाण दिया कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। कर्ण अंग बिहार में रहता था
और द्रोणाचार्य ने ही उसको पढ़ाया, इसलिए वहां शास्त्र में कहा कृपाच, द्रोणाच, रामाच। कर्ण के तीनों गुरु थे, तीनों से उसने शिक्षा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और परशुराम। द्रोणाचार्य से उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य ने उन लोग से दक्षिणा के रूप में द्रुपद को अरेस्ट करके लाने के लिए बोला। तो पहले कौरव, उसमें दुर्योधन भी जाता है, लेकिन द्रुपद उनको मार के भगा देता है, फिर कर्ण जाके अरेस्ट करता है। वो सबका वर्णन है कि हमारे यहाँ कभी भी जॉब में, नौकरी में, सेना में कभी किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। अब इसका भी मैंने 3 इस अपेंडिक्स लिखे हैं कि कास्ट कैसे हमारे समाज में आ गया, फिर ये अंग्रेजों ने, यूरोपियन लोगों ने कैसे हमारे कास्ट को डेवलप किया, उसका 3 पुस्तक का मैंने समरी दिया। एक है निकोलस डर की पुस्तक कास्ट ऑफ माइंड, उसका समरी दिया है। अच्छा। फिर एसन बाल गंगाधर के 4 शिष्यों ने बड़ा उस पर कास्ट के ऊपर लिखा है, उसका हमने समरी दिया है। फिर केएस लाल की पुस्तक है ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन मेडिवल इंडिया, उसका हमने समरी दिया कि कैसे कास्ट को हमारे यहाँ संख्या बढ़ाया गया, कैसे उसको सेग्रेट किया और उस नैरेटिव को कैसे एस्टेब्लिश किया, जो कि हमारे समाज का नहीं है। 7वां जो सूत्र है सर्वम शांति, शांति मंत्र का, यजुर्वेद का है कि हमारे यहाँ नदी, पहाड़, पर्वत, जल, हवा, वायु सबके अंदर शुद्धता की बात क्या, केयर फॉर नेचर है ना। हमारे यहाँ तो ये भी वर्णन, शहरों में, नगरों में, शहरों में किस तरह के पेड़ लगाने चाहिए, जंगल में कैसे पेड़ लगाने चाहिए, पानी की शुद्धता, नदियों का वर्णन, सबका वर्णन है, उसका हमने पूरा वर्णन दिया। अंत में हमने उसको दिया कि हमारे वृक्षों में के बारे में है, जो साइंटिफिक है, वृक्षों में लाइफ है, उसका कैसा त्वचा गिरता है, कैसे स्पर्श होता है, सुगंध होता है, उसको आज बोटेनिकल तरीके से मैं उसको लिख दिया है। 8वां जो सूत्र है माता भूमि पुत्रम प्रतिज्ञा, ये अथर्ववेद का है, यानी माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, यानी पैट्रियोटिज्म, जिस देश में आप रहते हैं उसके प्रति हमारे लॉयल्टी, भक्ति, यानी जिसको देशभक्ति बोलते हैं, ये होना चाहिए। इसमें हमने दिया है, स्टार्ट किया कि कोई देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसकी जनता देशभक्त नहीं हो। हमने यहाँ प्रारंभ किया कि हमारे जो पूर्वज राजर्षि द्रविड़ेश्वर थे, ये जो झूठ मूठ के लोगों ने भ्रम फैला दिया कि आर्यन, द्रविड़, ये सबका, ये सब सर्वथा गलत है। हम जिस मनु के पूर्वज हैं जो अभी वर्तमान में, उनको वैवस्वत मनु बोलते हैं। वो वैवस्वत मनु तो राजर्षि द्रविड़ेश्वर दक्षिण के हैं। सतव्रत मनु भागवत महापुराण में इसका प्रमाण है, वही हमने प्रमाण दिया है ना। इसलिए हमारे यहाँ तो पंच द्रविड़, सप्त द्रविड़ का कॉन्सेप्ट है। अब पहले द्रविड़ तो मराठी हुआ करते थे, क्योंकि बनारस से जब चलते थे तो सबसे बिंदे पार करके नर्मदा थे, नर्मदा के पार सबसे पहले मराठी होते, इसलिए द्रविड़ शब्द आज भी मराठी ब्राह्मणों के सरनेम है, तो उसका हमने दिया है। और तो ये 8 सूत्र हैं। तो 8 सूत्र में बोलता हूँ, 4 सूत्र तो बहुत इसेंशियल है, कोई भी समाज आगे फाउंडेशन है ना मजबूत रखे, उसको 4 सूत्र करना होगा। और चौथे जो 4 लास्ट के सिविलियन सूत्र है, ये 8 सूत्र है किसी भी देश, समाज, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ब्लूप्रिंट है। इसको उपयोग करेगा केवल हिंदू नहीं, दुनिया में कोई भी समाज उपयोग करे उसको आगे बढ़ाएगा। आपने अभी जो ये 8 सूत्र बताए, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि एक मजबूत और नैतिक समाज की नींव रखते हैं ये? तो इस बारे में आप क्या? हाँ, ये 8 सूत्र यही नैतिक, धार्मिक, अनुशासित, समर्थ, शक्तिशाली राष्ट्र समाज की नींव रखने के लिए 8 सूत्र है। अच्छा, आपने अभी एक ब्लूप्रिंट का जिक्र किया, तो हिंदू मैनिफेस्टो इज अ ब्लूप्रिंट फॉर सिविलाइजेशनल रेनेसेंस। तो जो व्यक्ति और राष्ट्रों से एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण विश्व के लिए हिंदू सिद्धांतों को अपनाने का आग्रह करता है। हाँ। तो इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी समाज, देश आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं ना। तो यही प्रिंसिपल है कि भाई आप इकोनॉमी को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने डिफेंस को इग्नोर करके आप अपने आप को अपने लिए संकट पैदा कर रहे हो, अपने जनता को शिक्षित नहीं करोगे तो आप बैकवर्ड रहोगे। आप शासन व्यवस्था नहीं, क्योंकि सारा चीज शासन व्यवस्था पर भी आधारित है ना। तो ये चीज तो फाउंडेशनल चीज है, इसको सबको कर। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे प्रिंसिपल को हिंदू ही नहीं, सऊदी अरब भी अप्लाई करता है ना, वो भी अच्छा राष्ट्र बन जाएगा, है ना। यूरोप अप्लाई करेगा, वो भी अच्छा राष्ट्र बन जाएगा। फिर समाज को, अल्टीमेट उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना, तो उससे समाज को आगे बढ़ाना सबसे पहले चीज है कि आप
महिलाओं को कैसे रेस्पेक्ट देते हो, उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व करते हो, उनके साथ किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, समाज में किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसलिए छठा सूत्र है। फिर जिस समाज में देश रहते हैं पर्यावरण का भी रक्षा होना चाहिए, कि अल्टीमेटली सांस तो वही रहना वही, आपका हवा पानी शुद्ध होना चाहिए। और अंत में इन सब चीजों के साथ देशभक्त समाज नहीं होगा तो डेंजर हो जाएगा, है ना। वो देशभक्त समाज नहीं होगा तो प्रोडक्टिव नहीं होगा, अपने ही समाज को नुकसान पर करेगा। देखो आजकल अमेरिका में क्रिटिकल थ्योरी के बाद बच्चे पढ़कर अब अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने को जस्टिफाई भी करते हैं। तो ये एंटी नेशनल समाज होता है। जैसे भारत के अंदर ही लोग हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी पैसे से पढ़कर भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ऐसा भी एक खतरनाक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें एक देशभक्त समाज का निर्माण करना है। अभी आपने राम राज्य का उल्लेख किया कि यह पुस्तक राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित होकर आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके आगे नैतिक शासन की वकालत करती है। तो इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे और इसी से एक जुड़े सवाल की क्या अभी राम राज्य आया है और इस राम राज्य में ये पुस्तक अभी 26 अप्रैल को प्रकाशित होने वाला है। ऐसा है, हमने रामराज का भी वर्णन किया। रामराज क्या है? रामराज कहता है रामराज में कोई गरीब नहीं था, सभी लोग समृद्ध थे। तो पहला सूत्र उसी से संबंधित है ना। अच्छा। समृद्धि बड़ी चीज है। फिर दूसरा चीज का हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था रामराज में कि जो अनपढ़ था, है ना। तो शिक्षा की बात की है ना रामराज में। फिर कहता है सभी लोग निरोग थे, हेल्दी थे, यानी हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा था ना। इसके भी चर्चा की है। हमारे राज्य में जैसे बालक, वृद्ध, महिला, अंधे, लंगड़े, लूले और ऐसे डिपेंडेंट, उनका भी लुक आफ्टर करता था। वेलफेयर स्टेट की बात है ना। और यही सब चीजों की बात है, यानी समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, पर्यावरण, सबका लुक आफ्टर कर, इसका सब हमने सब वर्णन किया है। यही हमारा रामराज का आधार है। अगर भारत को भी अच्छा समर्थ राज्य बनना है तो हमें इतनी इकोनॉमी प्रोड्यूस होनी चाहिए कि हम 140 करोड़ में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गरीब है ना, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा के समृद्धि की ओर ले जाए ना। सबको अच्छी शिक्षा मिल सके, सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था स्थापित हो सके, है ना। अच्छा इकोनॉमी होगा तो आप हेल्थ केयर पर ध्यान दोगे, लॉ एंड ऑर्डर की अच्छा होगा तो चोरी, बदमाशी, लूट, करप्शन नहीं होगा। यही है राम राज्य है। और इसको अगर भारत को आगे बढ़ना तो इसको अपनाना चाहिए। उसका ही मैंने ब्लूप्रिंट और उसी का सारा रेफरेंस हमने इस पुस्तक में दिया है। पुस्तक पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करती है और लोगों से प्रकृति को पवित्र मानकर उसका सम्मान करने का भी एक आग्रह करती है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पंच परिवर्तन का जो 5 बिंदु उन्होंने रखे हैं तो उसमें भी पर्यावरण संरक्षण का एक बिंदु है। तो आपने पुस्तक में जो पर्यावरण की बात की है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पर्यावरण की बात, उनका जो उद्देश्य है पंच परिवर्तन के इन बिंदु में लाने का, तो वो कुछ हिसाब से कुछ समान है। हाँ नहीं, पंच परिवर्तन को देखो तो उसमें 2 सामाजिक समरसता, पर्यावरण, तो हमारे 6ठा और 7वां चैप्टर वही आधार है ना। हमने तो और उसको शास्त्रीय आधार दिया पंच परिवर्तन के लिए। पंच परिवर्तन में काम करने वाले, जो पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले, सामाजिक समरसता वाले काम करने का कार्यकर्ताओं के लिए आधार तैयार कर दिया, शास्त्रीय प्रमाण तैयार कर दिए। हमारे कैसे नदी, पहाड़, जंगल, हवा, पानी, सबकी शुद्धता, पवित्रता की बात की और हमें करना चाहिए। वो सब इस काम में लगे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए इसमें काम करने के लिए बहुत अच्छा शास्त्रीय सामग्री है। आज के युवाओं के लिए ये किताब कैसा रहेगा? मतलब जब युवा पढ़ेंगे तो युवाओं को क्या मिलेगा इसके हिसाब से? देखो आज के युवा जो है ना, उनको पहले तो ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आज का जनरेशन जो लग्जरी, कंफर्ट, समृद्धि एंजॉय कर रहा है, पिछले 3-4 जनरेशन के हार्डवर्क के कारण है। उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन यही समृद्धि आगे बढ़े तो आज के युवा को कंट्रीब्यूट करना होगा, परिश्रम पुरुषार्थ करना होगा, है ना। उसी को प्रेरणा देने के लिए इसमें कहता है इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेशन महत्वपूर्ण है, डिफेंस महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। नहीं तो देश की सेना बॉर्डर पर लड़ रही, आप पीछे से सेना को गाली दे रहे तो ये काम नहीं चलेगा। बिजनेसमैन वेल्थ क्रिएट कर रहा, आप वेल्थ क्रिएट करना नहीं चाहते हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पढ़ना नहीं चाहोगे, साइंटिफिक इनोवेशन देखो नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। देखो इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। थॉमस फ्रीडमैन की पुस्तक है द वर्ल्ड इज फ्लैट, बहुत फेमस किताब, 25 साल पहले की बात है।
25 साल पहले की बात है, तो उसका रेफरेंस उसी समय का है। थॉमस फ्रीडमैन बिल गेट्स से पूछता है कि व्हाई चाइना इज ग्रोइंग, माने चाइना का विकास ग्रोथ क्यों हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो बिल गेट्स बोलता है, उस समय का उदाहरण है कि द ब्रिटनी स्पिरिट ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। एंड उसका कहना है कि चाइना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, तो हॉलीवुड की पॉप सिंगर, अमेरिकन पॉप सिंगर को यहाँ रोल मॉडल होना चाहिए, है ना। लेकिन वो कहते नहीं, चाइनीज का रोल मॉडल उसको होना चाहिए ब्रिटनी स्पीयर को, लेकिन वो रोल मॉडल नहीं है। चाइनीज का रोल मॉडल क्या, मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स हूं इसलिए रोल मॉडल हूं, है ना, इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है। फिर उसने पूछा व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका क्यों पीछे जा रहा है। तो बिल गेट्स कहता है बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर, है ना। मैं बिल गेट्स को अमेरिका का रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूं, वहां पॉप सिंगर रोल मॉडल है, तो अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर युवाओं को भी अपना रोल मॉडल अपनाना होगा कि हमारे रोल मॉडल कौन है, ये फिल्मी सिंगर, डांसर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते। हमारे रोल मॉडल हमारे हीरो हो सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है ना, चंद्रशेखर आजाद है ना, क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, और मॉडर्न टाइम में वेल्थ क्रिएटर मैं कहता हूँ टाटा हमारे लोग है ना, ये सब हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। शिक्षा में बड़े बड़े जिन्होंने शिक्षा में योगदान किया है ना, ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होने चाहिए, है हमारे रोल मॉडल होंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये युवकों को अपनाना होगा, है ना, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन नहीं बनेंगे, तो कोई भी देश बहुत ज्यादा 1-2 जनरेशन बाद कोलैप्स कर जाएगा। बहुत सारे यूरोपियन देशों को देखो कि बहुत समृद्ध थे, मैं इंग्लैंड देखो कितना समृद्ध था, ताकतवर था, सेकंड वर्ल्ड से दुनिया में शासन करता। आज वही इंग्लैंड है कि वहां के नौजवान अपने देश को संभालने के लिए उनके पास लोग नौजवान नहीं मिल पड़े, क्योंकि आज का जनरेशन क्या, इंग्लैंड का पॉप गोइंग जनरेशन हो गया है। तो हमें इससे बचना चाहिए, और ये केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लिए है कि दुनिया के युवाओं को अपने देश समाज के लिए कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बनना चाहिए। इसका भी ब्लूप्रिंट उसके अंदर दिया हो ना कि क्या क्या आवश्यक है। अभी हमारे MHAMTV के जो ऑडियंस है, तो एज अ राइटर ऑफ दिस बुक, तो आप अपने ऑडियंस से क्या निवेदन करना चाहते कि ये किताब वो क्यों मेरा निवेदन है, जो MHAMTV जो है, जो आपका जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि 26 अप्रैल को पुस्तक रिलीज हो जाएगी, ऑनलाइन उपलब्ध होगा, खरीदें, इसको पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ आसपास के जो आपको जिनको पता नहीं उनको गिफ्ट भी दें। और तीसरी चीज है कि जगह जगह स्कूल कॉलेज में इसके लिए एक स्टडी सर्कल बनाए, इसमें पर्याप्त मटेरियल है आपको चर्चा डिस्कस करने के लिए। इस विचार को फैलाएं और समाज में ऐसा वातावरण हो कि इन सब चीजों जो विचार है, शास्त्रों को विचार है, 5000 साल पुराने विचार जो आज के लिए भी कंटेम्पररी है ना, उसका उपयोग करें। क्योंकि श्री अरविंदो का एक वर्ड, कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा समाज जो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेता है, तो पूर्वजों से प्रेरणा लेने की उसमें सामग्री है, वर्तमान में पुरुषार्थ करना है, भविष्य में अच्छे भारत के, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मैं आगे बढ़ना, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद स्वामीजी। नमस्ते। स्वामीजींचं पुस्तक 26 एप्रिल रोजी दिल्लीमध्ये माननीय सरसंघचालकांच्या हस्ते प्रकाशित होते। तर या पुस्तकाबद्दल स्वामीजींनी जी माहिती दिली तर त्यावरून नक्कीच हे पुस्तक अतिशय वाचनीय आहे हे आता स्वामीजींच्या सांगण्यातूनच कळते। पुस्तकामध्ये बरीचशी माहिती दिलेली आहे, 8 प्रकारचे वेगवेगळे सूत्र त्यामध्ये आपल्याला वाचायला मिळणार आहेत। तर हे पुस्तक जेव्हा प्रकाशित होईल तर त्याची माझ्यामध्ये ऑनलाईन सुद्धा पुस्तक आपल्याला मिळणार आहे ते, तर ती माहिती सुद्धा आपल्यापर्यंत नक्कीच पोहोचेल। व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमधून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुर्तास धन्यवाद।